अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमें बेटे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस गिवन है और इसमें हमने देखना है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको हीट चेंज के बारे में बताती है। तो अब यहाँ पर सारी इक्वेशंस जो हैं वो हमें हीट चेंज के बारे में बता रही हैं। इसका मतलब है ये सारी की सारी क्या हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं। अब आपने याद रखना है कि अगर हीट की जो साइन है, हीट की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे इस तरह लिखी हो तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हीट का जो वैल्यू है और साइन है वो कहाँ पर हो, वो रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखा हो तो फिर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली एक्सोथर्मिक है, सेकंड एंडोथर्मिक है। इसी तरह यहाँ पर देखें चार्ली और डेल्टा में हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे है, इसलिए ये वाला रिएक्शन भी क्या है, ये भी एक्सो है और इसी तरह ये भी एक्सो है। क्लियर हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर हीट की वैल्यू रिएक्टेंट वाली साइड पर होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो क्या होगा, वो बीटा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन है उसमें हीट का साइन क्या है। मिसाल के तौर पे आपसे कहता है कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें वो कहता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये नहीं बताता। वो जस्ट ये कहता है कि बताएं इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हीट का साइन क्या है। तो यहाँ पर जो सारी की सारी हीट्स हैं ये बेसिकली क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, इसलिए इनके साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव 41 होगा, यहाँ पे ये माइनस 393 होगा और यहाँ पे माइनस 285 होगा। जबकि हीट का अगर वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखी हो तो फिर उसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये कन्वेंशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करती है, तो इसलिए कन्वेंशन है कि हीट का साइन नेगेटिव हो। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है, यानी कि रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हीट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाली वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 के रिएक्शन को आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हीट का साइन क्या है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की जो है वो समझ आई होगी जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन इज़ एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पे हमें ये प्रोसेस गिवन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक भी है और वो स्पॉन्टेनियस भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर सॉलिड स्टेट में है तो ये बेटे क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर लिक्विड में। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो वो खुद ब खुद आइस क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब करते जा रही है और वो लिक्विफाई होती जा रही है। और इसी तरह स्टूडेंट लिक्विड वाटर नेचुरली क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये वेपोराइज हो जाएगा किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे प्रोसेस जो हैं, कौन कौन सा, पहला प्रोसेस ये कौन सा है, ये मेल्टिंग का है, ठीक है, और ये क्या है, ये इवेपोरेशन है। तो मेल्टिंग और इवेपोरेशन दोनों ही क्या हैं, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि डेल्टा एच का साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी डेल्टा एच का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हैं और स्पॉन्टेनियस भी हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही बर्निंग स्टार्ट होती है तो वो खुद बहुत बर्न होती जाती है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन साथ हीट भी रिलीज़ हो रही होती है। जबकि पंपिंग ऑफ वाटर एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें आप कॉन्टीन्यूअली क्या करते हैं, वाटर को पंप कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये एंडोथर्मिक तो है लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके अलावा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स कंडेंस होंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कंडेंसेशन जो है
ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है, यहाँ पे बेस्ट आंसर है अल्फ़ा के मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ ट्रू अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर बेसिकली हीट कंटेंट की बात हो रही है। हीट कंटेंट क्या चीज़ है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि हीट कंटेंट क्या है कि ये वो एनर्जी है जहाँ पर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हीट कंटेंट क्या है कि इट इज़ द एनर्जी एट विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट। वो एनर्जी जहाँ पर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं हीट कंटेंट। आप इसे एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। क्लियर हो गया। कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को जो हीट दी जाती है या ली जाती है वो क्या कहलाती है, वो एंथैल्पी कहलाती है। अब यहाँ पे आपने याद रखना स्टूडेंट कि सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लिक्विड वाटर है। ठीक हो गया, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर वेपर्स में। अब यहाँ पे अगर आप देखें एनर्जी की बात करें तो एनर्जी या हीट कंटेंट की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वाटर जो है ये स्टेबल है, इसकी हीट कंटेंट की वैल्यू कम है, वेपर्स की क्या है ज़्यादा है। वाटर किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि वेपर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे देखें कि वाटर वेपर्स के पास जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है या ज़्यादा हीट कंटेंट की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे क्या है, कम हीट कंटेंट की वैल्यू है। तो अगर हम क्या करते हैं, हम लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करते हैं किस में, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो ऐसी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं जहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी हीट कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स ऐसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनकी हीट कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट की हीट कंटेंट की वैल्यू रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। अब अगर हम क्या करें कि इन वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा कन्वर्ट कर दें किसमें, लिक्विड वाटर में, तो यहाँ पे देखें वेपर्स की हीट कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है जबकि वाटर की हीट कंटेंट की वैल्यू कम है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके हीट कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है और वो जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं उनके हीट कंटेंट की वैल्यू कम है। तो ये आपने याद रखना स्टूडेंट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट की हीट कंटेंट की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम से या तो हीट रिलीज़ हो रही होती है या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो आपने याद रखना है कि जो रिएक्टेंट हैं इनकी हीट कंटेंट की वैल्यू प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो चार्ली जो है वो हमारा क्या होगा, ये बेस्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की हीट कंटेंट की वैल्यू सेम हो तो फिर इसका मतलब क्या है कि सिस्टम से ना हीट रिलीज़ होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए या तो बीटा ऑप्शन है या फिर क्या है, चार्ली ऑप्शन है। ये वाली ऑप्शन किसके लिए है, ये एंडोथर्मिक के लिए है, और ये वाली ऑप्शन किसके लिए है, ये एक्सोथर्मिक के लिए। तो बेस्ट आंसर फिर क्या है, चार्ली है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द रिएक्शन अमोनिया डिसोसिएट होकर बना रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, रिएक्टेंट्स भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट्स भी गैसियस स्टेट में है। तो स्टूडेंट एक तो चीज़ आपने याद रखनी है कि सॉलिड के लिए अगर हमारे पास कोई स्पीशीज सॉलिड है या कोई स्पीशीज लिक्विड है तो इस केस में जो डेल्टा एच है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके होती है, डेल्टा ई के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर है कि इनकी डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है, इक्वेशन गिवन है और इनकी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन पूछा गया। तो आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। डेल्टा एन ज़ीरो होगा तो इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर किसी रिएक्शन में
क्या हो, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से कम हो, तो इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो डेल्टा एन अगर नेगेटिव में आएगा तो फिर डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से कम होगा। और अगर प्रोडक्ट के मोल जो है वो रिएक्टेंट से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, वो पॉजिटिव में आएगी। तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा ई से। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं, 3 और 1 4 मोल है, और रिएक्टेंट कितनी है, 2 मोल है। तो फिर आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो इस केस में डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से ग्रेटर होगा। तो फिर हमारा जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा बनता है, वो हमारा बीटा आंसर होगा कि डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ई। बात की समझ लगी स्टूडेंट।